दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जिसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि 20,000 सालों तक यहाँ कोई इंसानी आबादी बनाना मुमकिन ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं चेरनोबिल डिजास्टर की, जो कि 26 अप्रैल 1986 में सोवियत यूनियन के शहर चेरनोबिल में हुआ, जो कि आज यूक्रेन का पार्ट है। ये चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक लो पावर सेफ्टी चेक के दरमियान हुआ। डिजास्टर इतना शदीद था कि इसको आज भी दुनिया में सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना जाता है। यहाँ से जो रेडिएशन एक्सप्लोजन की वजह से निकली वो 400 गुना ज्यादा थी हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम से। जो रेडिएशन यहाँ से फैली उसका असर पूरे यूरोप पर जाता है। जो रेडियो एक्टिव डस्ट जमीन पर गिरती और हवा में फैलती है, उससे इंसान और जानवर दोनों मुतासिर होते हैं। आइए समझते हैं कि ये हादसा होने की वजह आखिर क्या थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में एक खामोश जंग चल रही थी, जो कि स्पेस, साइंस, वेपन और मेगा स्ट्रक्चर जैसे शोबों में बरतरी की थी। जहां और फील्ड में मुकाबला था, वहीं दोनों मुल्क कोशिश में लगे हुए थे कि कौन सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है। रशिया ने इस टाइम पर बहुत सारे पावर प्लांट बनाए, जिनमें एक था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पावर प्लांट 1970 में चेरनोबिल शहर से 16 किलोमीटर दूर एक लेक के पास बनाया गया था। ये मुश्तमिल था 4 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर पर। ये उस वक्त की सोवियत यूनियन की सबसे एडवांस न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जो कि 10% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी पूरे यूक्रेन के लिए। यहाँ पहले हमें ये समझना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर काम कैसे करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का बेसिक मकसद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर असल में एक हाई टेक वाटर हीटर होता है। हम आपको आसान एग्जाम्पल से समझाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए टरबाइन को घुमाना पड़ता है, जैसा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक में पानी के जरिए टरबाइन को घुमाकर और विंड एनर्जी में हवा से टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन से पानी को हीट में कन्वर्ट करके टरबाइन को मूव करवाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में एक प्रोसेस होता है जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, जो कि यूरेनियम 235, जो कि बुनियादी पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन का, उसको 2 स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं। फिर ट्रिगर किया जाता है एक टाइनी पार्टिकल जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं यूरेनियम के एटम पर। यूरेनियम एटम इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और अनस्टेबल और स्प्लिट हो जाता है, और ये एक चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें और न्यूट्रॉन और हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। अब यहाँ रिएक्टर का काम होता है कि वो इस हीट को एब्जॉर्ब करे और इसको इस्तेमाल में लाए। जो हीट अब फिजन प्रोसेस से प्रोड्यूस हुई है, उससे हाई प्रेशर स्टीम बनती है, और फिर ये स्टीम पाइप के थ्रू चैनलाइज होकर लार्ज टरबाइन को स्पिन करती है। स्पिनिंग टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है। जब टरबाइन स्पिन होता है तो जनरेटर के मैग्नेट को भी स्पिन करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि ये कोई मामूली रिएक्शन नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल रॉड्स, ये बोरॉन और कार्बन से बनती हैं, जिनका काम न्यूट्रॉन को सोक करना है। इनको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डाला जाता है जब प्रोसेस को स्लो डाउन करना होता है, ताकि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करें। मॉडरेटर, यहाँ मॉडरेटर का काम पानी करता है, जो कि प्रोसेस को स्टेडी रखता है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर प्रोसेस करने के लिए 2 मेन रॉड इस्तेमाल की जाती थी। पहली तो फ्यूल रॉड रिएक्शन को करने के लिए, दूसरी कंट्रोल रॉड जो बोरॉन की बनी हुई थी रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। यहाँ चेरनोबिल के डिजाइन में एक फ्लॉ था। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि वाटर मॉडरेटर का काम करता है मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर में, यानी कूल और हेल्प। अगर पानी एवोपोरेट हो गया तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली खुद ही स्टॉप हो जाएगा। पर यहाँ ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया गया था, जो कि असल में न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है ताकि वो मजीद रिएक्शन करे। 26 अप्रैल 1986 की रात को जो वर्कर वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट किया।
इनका प्लान था कि 1000 मेगावाट एनर्जी को रिड्यूस करके 700 मेगावाट पर लाना। पर जब कंट्रोल रॉड अंदर डाली तो ये पावर उनकी सोचों से ज़्यादा कम हो करके 30 मेगावाट पर पहुंच गई, जिसकी वजह एक बाई प्रोडक्ट था इस रिएक्शन में ज़ीनॉन 135, जो कि बोरॉन की तरह न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता था। जब सुपरवाइजर ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी लो प्रोड्यूस हो रही है तो उसने वर्कर्स को बोला कि कंट्रोल रॉड्स बाहर निकालें ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो। अब पावर 200 मेगावाट तक पहुंच गई, लेकिन ये अब भी डिजायर पर नहीं थी, जो कि 700 मेगावाट थी। सुपरवाइजर ने एक बार फिर ऑर्डर किया कि और रॉड्स निकालो ताकि रिएक्शन और स्पीड हो। यहाँ तक कि 211 कंट्रोल रॉड में से सिर्फ 8 रॉड्स ही रिएक्टर में रह गईं। यहाँ रिएक्टर के एसओपीज और सेफ्टी प्रोसेस को बाईपास कर दिया गया, जिसमें लिखा था कि एट एनी कॉस्ट रिएक्टर में 15 कंट्रोल रॉड्स रिएक्शन के टाइम मौजूद होनी चाहिए। अब रिएक्शन इतना तेजी से स्पीड अप हुआ कि वो 200 मेगावाट से 530 मेगावाट सिर्फ 3 सेकंड में पहुंच गया, जिसकी वजह एसओपी के मुताबिक कंट्रोल रॉड्स का ना होना था और पानी जो कि कूलेंट का काम करता था वो अब एवापोरेट हो गया। इतने तेज रिएक्शन में यहाँ एक पॉजिटिव लूप बन गया, जिसमें अब पानी भी स्टीम बन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। मॉडर्न डे में न्यूक्लियर रिएक्शन में पानी को असल में मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के तौर पर रखा जाता है, ताकि अगर कूलेंट कम हो तो मॉडरेटर अपने आप स्लो डाउन हो जाए और एक नेगेटिव फीडबैक बन जाए। पावर प्लांट में शॉक वेव्स क्रिएट होने लगी। अब वर्कर्स के पास कोई ऑप्शन ना था सिवाय पावर ऑफ के बटन दबाने का और शट डाउन करने का, यानी अब सारी कंट्रोल रॉड्स अब वापस अंदर डाली जाएंगी। पर यहाँ सब कुछ अब उल्टा ही होना था। यहाँ एक और टेक्निकल फॉल्ट था। कंट्रोल रॉड्स बोरॉन की थी, पर इसकी टिप ग्रेफाइट की थी, जो कि फिर मॉडरेटर का काम करता था, यानी रिएक्शन को और फास्ट। कंट्रोल रॉड्स के अंदर जाते ही जिसकी टिप पर ग्रेफाइट था उसने रिएक्शन को अब बेकाबू कर दिया। अब यहाँ एक्सट्रीम पावर जनरेट होने लगी और विद इन सेकेंड्स 33,000 मेगावाट पर पहुंच गई, जो कि 10 गुना ज़्यादा थी रिएक्टर के नॉर्मल कैपेसिटी से। और एक ज़ोरदार धमाका हुआ और रिएक्टर के ऊपर की लिड फट गई और रेडियो एक्टिव मटीरियल हवा में शामिल हो गया। इस रिएक्शन के डिजास्टर के आगाज में ही 2 वर्कर्स की मौत हो जाती है और एक भयानक आग लग गई रिएक्टर नंबर 4 में, जिसको रशियन अथॉरिटीज ने बुझाने की कोशिश करी ये समझ करके कि ये कोई नॉर्मल आग है, पर ये तो ग्रेफाइट की आग थी जिसको बुझाने में 10 दिन लग गए। थोड़े टाइम के बाद रशियन अथॉरिटीज को इस डिजास्टर की सीरियसनेस का अंदाजा हुआ और उन्होंने शहर को इवैक्यूएट करवाना शुरू कर दिया। रशिया ने बहुत कोशिश की कि इस डिजास्टर की न्यूज़ को दबा दिया जाए और कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, पर स्वीडन के रेडिएशन सेंटर ने जब देखा कि हवा में रेडिएशन के सिग्निफिकेंट मिकदार डिटेक्ट हो रही है और उसका मरकज सोवियत यूनियन है, तो दुनिया को पता चल गया कि चेरनोबिल में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है। इस डिजास्टर का इफेक्ट मुश्तमिल है 2 पार्ट्स पर। पहला इमीडिएट इफेक्ट, जो फायर फाइटर आग बुझा रहे थे और जो स्टाफ वहां मौजूद थे, जिनकी तादाद 134 थी, उनको 10 दिन के बाद ही रेडिएशन इफेक्ट होना शुरू हो गई और ये कैंसर की बीमारी में मुब्तला होने लगे। 28 वर्कर इब्तदाई 3 महीने में ही मर गए। इस डिजास्टर के 30 किलोमीटर एरिया के अराउंड जगह खाली करा ली गई और 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का इफेक्ट यूक्रेन और रशिया के बाद यूरोप पर भी पड़ना शुरू हो गया। रेडियो एक्टिव मटीरियल हवा के साथ ट्रैवल करता हुआ यूरोप गया और उसने वहां भी थायराइड कैंसर के इफेक्ट किया, जिसका शिकार बच्चे हुए। 20,000 बच्चों में थायराइड कैंसर के केसेस मिले इस डिजास्टर की वजह से। इस एरिया के आसपास जो प्लांट और ट्री थे वो रेडिएशन इफेक्ट की वजह से आने वाले दिनों में रेड कलर में दिखने लगे। 2 दिन के बाद 28 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन ने इस डिजास्टर को तस्लीम किया। यहाँ 30 किलोमीटर पर एक रेड जोन बना दिया गया जिसमें किसी को जाने की इजाज़त न थी और ये मोस्ट कंटेमिनेटेड पार्ट बन गया दुनिया का। एक डोम से इस एरिया को कवर किया ताकि रेडिएशन यहाँ से बाहर ना जा सके।
2010 में एक नया स्ट्रक्चर भी बनाया गया और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर फिट कर दिया गया, जिसकी कॉस्ट 2.3 बिलियन यूएस डॉलर थी और उसको बनाने में 9 साल लगे। नया स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि ये 100 साल तक रिएक्टर नंबर 4 को महफूज रख सकता है। रशिया को इस डिजास्टर की कीमत अगले 30 सालों में अप्रॉक्स 235 बिलियन डॉलर से 500 बिलियन डॉलर में पड़ी। 2025 फरवरी में रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से एक ड्रोन स्ट्राइक से इस डोम के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी रिपेयरिंग कॉस्ट 25 मिलियन डॉलर की थी। चेरनोबिल एक 3 सेकंड का डिजास्टर था जिसने अगले 20,000 सालों तक यहाँ इंसानी आबादी को नामुमकिन बना दिया। पर ये एक्सक्लूसिव जोन जहाँ से इंसान आज दूर हैं, ये जगह अब मस्कन है वाइल्ड लाइफ की, जो कि अब यूरोप की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ भी बनती जा रही है। ये हमें नेचर का खूबसूरत पार्ट भी दिखाती है, जहाँ डिजास्टर होने के बावजूद नेचर हीलिंग प्रोसेस करती है और लैंड को किसी तरह रिक्लेम करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।